हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस वन चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज। अब देखिए, वो पहला वाला पेज तो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा। पहला वाला पेज नहीं, सीधे डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। अब देखिए, हमारा लगभग देखिए कितने इसमें 85 कुछ पेजेस हैं। 45-47 हमारे हो चुके हैं। कितने हो गए हमारे? मेरे ख्याल से अब तो हमारी ठीक 50वें पेज पर हैं। भाई देखिए, मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों ने आधे से ज़्यादा कर लिया है। भाई देखिए, अब जरा जल्दी से थोड़ा सा चलते हैं। केमिकल कंपोनेंट एंड देयर कॉमन नेम। जो कुछ केमिकल कंपोनेंट है ना, इनका पूछ लिया जाता है बेसिकली। और इसमें एक दो चीज और है जो मैं बताऊंगा। कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट उसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल या नीला थोता। नीला थोता हिंदी में जो होता है, नीला थोता कॉपर सल्फेट है। एस्पम सल्ट जो है उसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। वॉशिंग सोडा जो है आपका, धवन सोडा जो है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एंड जो जिप्सम है आपका वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब इसको अगर जैसे गर्म कर देंगे ना, डाइहाइड्रेट है, यहाँ से 1.5 मोलिक्यूल आपका पानी का निकल जाएगा, तो वो बन जाएगा हेमीहाइड्रेट और उसकी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहीं पे एक चीज है, आप याद रखेंगे, आपका ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मूला याद रखेंगे और इनका आप फॉर्मूला भी देखेंगे सबका। देखिए ये मेरा, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, बिल्कुल अभी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बता रहा हूँ इंटेंशनली, क्योंकि आप लोग भी इस पर थोड़ा सा काम करें। आप लोग सबके जना यहाँ पे फॉर्मूले लिखेंगे और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर का भी लिखेंगे, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर का भी आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। गैसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। कार्बन मोनोऑक्साइड CO inhibits oxygen carrying capacity by forming carboxy hemoglobin in the blood leading to death। मैंने आपको अगर याद हो तो जब मैं बता रहा था कि जो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। अब अगर वहां पे CO अगर आ जाएगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी एफिनिटी यानी कि उसके पास ज्यादा ताकत होती है उससे चिपकने की, वो चिपक जाएगी और क्या हो जाएगा, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी होमोग्लोबिन। कार्बोक्सी होमोग्लोबिन यानी कि उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। अब ये उससे अगली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसको सुंगा दो तो आदमी हंसता ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस। इसकी जो मात्रा है 0.03% है हमारे इन्वायरमेंट में। और साथ ही साथ एक चीज और है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये जो है ना, जो ग्रीन हाउस गैस उसे एब्जॉर्व करती है, जो रेडिएशन है उसे एब्जॉर्व करती है। जैसे सन से आती है शॉर्ट रेंज वेव्स, और जब यहाँ से टकरा के वापस जाती है तो लॉन्ग रेंज होती हैं वो, उनके ये कैप्चर करती है और क्या बोलते हैं, उसी की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन अगर क्या हम सारे CO2 को हटा दे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा तो कितना होगा, घटेगा तो कितना होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मीथेन जो है मेन कंपोनेंट है आपका बायोगैस का और CNG का। रेडॉन जो है नोबल गैस है, जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। ये जब अर्थक्वेक जनरली आता है ना, उसमें नीचे से निकलती है, रेडॉन हो गया। क्लोरीन गैस जो है वो प्यूरिफाई करने के लिए होती है, जैसे हमारा पूल, मतलब यानी कि जैसे जो स्विमिंग पूल होते हैं तो स्विमिंग पूल में सफाई करने के लिए क्लोरीन को डाला जाता है। ब्यूटेन जो है मेन कंपोनेंट ऑफ LPG जो आपके घर में यूज होती है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, ब्यूटेन। और एक होता है प्रोपेन, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज। कार्बन के कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टीज कुछ है। एक है जैसे हीरा, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरीन, C60 जिसको बोलते हैं। ये इसके एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप वो है जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरीन। थिन शीट ऑफ प्योर कार्बन जो है, जो बिल्कुल 2 डायमेंशनल कार्बन बोल दो जिस चीज को, 2 डायमेंशनल 2D कार्बन, ये है आपका क्या, ग्राफीन हो गया। ड्राई आइस, सॉलिड CO2। मैंने आपसे एक चीज कही थी कि अगर आर्टिफिशियल रेन करानी है उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो उसके लिए जो ना सॉलिड CO2 भी यूज होता है। ये वो न्यूक्लियाई का काम करता है जिसके इर्द गिर्द जो है मॉइस्चर अटैच हो जाती है और अल्टीमेटली रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड CO2 भी है एंड सिल्वर आयोडाइड भी है जो उसमें यूज होता है। हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या है, वो है आपका डायमंड। एंड थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, थर्मोडाइनमिकली कार्बन का सबसे स्थिर स्वरूप जो है वो ग्रेफाइट है। जब कभी हमने पेपर दिया था तो हमने ये गलत किया था, हमें लगा था डायमंड होगा, भाई पता नहीं क्यों हम वहां बहक गए थे। अदरवाइज क्या है, थर्मोडाइनमिकली ग्रेफाइट है। सबसे जो हार्डेस्ट है
एलोट्रॉफ कार्बन का वो है डायमंड, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट कह दोगे वो हो जाएगा आपका ग्राफीन, क्योंकि जैसे ही नैनो लेवल पे पहुंचते हैं ना उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और भाई उसको जो है ना वो हार्डेस्ट ये है मतलब इस टाइप से। इसके आगे चलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो ब्लड मैंने बताया हीमोग्लोबिन हीम है ना, उसमें क्या है, आयरन है। लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लिथियम है। जो बल्ब होता है ना उसका, बल्ब का जो अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना है। सबसे जो बेहतर कंडक्टर है हीट का वो है सिल्वर। और जो मेटल आसानी से भी काट चाकू से काटा जा सके उसका नाम है सोडियम। और आपका जो सबसे सबसे जो हैवीएस्ट है ना, हैवीएस्ट मेटल जो है वो है आपका ऑस्मियम। और जो सबसे हार्डेस्ट है, हैवीएस्ट और हार्डेस्ट दोनों में फर्क है। वहां जो हमने अभी हार्डेस्ट कहा था ना वो कार्बन का हार्डेस्ट था, वो था डायमंड। लेकिन हार्डेस्ट मेटल जो है वो है प्लेटिनम, और जो हैवीएस्ट है वो है आपका ऑस्मियम। और जो लिक्विड नॉन मेटल है एट रूम टेम्परेचर दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। उत्तर प्रदेश में पहली पहली चीज क्या हुई थी, पहले गवर्नर जो थे उत्तर प्रदेश की वो थी सरोजिनी नायडू। पहले चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत। और पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। अब आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी कोई और थे, सुचेता कृपलानी कोई और है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वाल्टर मॉर्गन। वाल्टर मॉर्गन जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी जो टंडन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ यूपी मोहम्मद असगर। यूपी के पहले लोकायुक्त जस्टिस विशंबर दयाल। और यूपी में प्रथम राज्य आपातकाल, सबसे पहले जो स्टेट इमरजेंसी है वो कब लगी थी, 1968 से 1969 तक। और सबसे ज्यादा बार चीफ मिनिस्टर कौन रहा है यूपी में, मायावती। कितनी बार रही है, 4 बार रही है। और जो पहली रामसर साइट है वो अपर गंगा कैनाल है। अभी के टाइम में कितनी है, अभी के टाइम में 10 है। सबसे ज्यादा है आपकी तमिलनाडु में 18, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश में जो कि है 10। और पहला नेशनल पार्क क्या है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा जो है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रप्रभा किस डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है वो भी दुधवा टाइगर रिजर्व है। और पहला जू जो है उत्तर प्रदेश का वो है लखनऊ में, और उसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह जो जू लखनऊ। और फर्स्ट यूनेस्को साइट कौन सी है उत्तर प्रदेश की, आगरा आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ये आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जो फर्स्ट है वो हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंस्टीट्यूशन है उत्तर प्रदेश के। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए इसमें समझाने वाली चीज कुछ भी नहीं है, बार बार पढ़ना है, पढ़ के ही रटना है, उसी से ही ये याद होगा। मैंने क्या, जैसे वेजिटेबल वाराणसी, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। और हैंडलूम जो है, हैंडलूम भाई देखिए अच्छी साड़ी, बनारसी साड़ी, हमने तो घर में यही सुना है कि बनारसी सूट चाहिए। बनारसी सूट कब, जब सिल्क वाली चीज़ चाहिए ना, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा, तो बनारसी सूट, बनारसी साड़ी तो वो है बनारस की। इंडियन पल्स जो है दाल कहाँ, कानपुर में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ, वो भी कानपुर में। वेटरनरी इज्जत नगर बरेली। और वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत बार पूछा गया है, जो कि है झांसी में। इसी तरह से एक है काजरी, काजरी जो है वो है आपका जोधपुर में। और इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर केन रिसर्च, देखिए शुगर इंस्टीट्यूट है कानपुर में और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। ऐसी चीज़ें याद रखनी चाहिए। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है हापुड़ में। बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश की, बर्ड सेंचुरी बखीरा 1980 में बनी, कहाँ है, संत कबीर नगर में। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी बलिया में। लाख बहोसी नवाबगंज। इसमें से जनाब ये देख लेंगे कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी जो है वो आपकी रामसर साइट है। उसको जो रामसर साइट है वो साइट और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको याद होना चाहिए। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इसमें मैं ज़्यादा समझा नहीं सकता आपको। उत्तर प्रदेश सेक्टर इन मतलब उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 8, उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट 8% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। 26% जो है हमारी स्टेट जीडीपी वो एग्रीकल्चर से, ये नहीं, ये जो है ना, मतलब उत्तर प्रदेश जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 3rd है। और नंबर 1 किस पे है, मिल्क और शुगर केन कल्टीवेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और भी जो चीज़ें हैं ना नंबर वन वाली, वो भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ये है मेजर वाटरफॉल के बारे में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है।
देखो ये जो है ना मेजर वाटरफॉल ऑफ इंडिया, एलिफेंट फॉल जो है, हाथी जलप्रपात, ये कहाँ है? मेघालय में है। इसकी आप रिवर ऐड करेंगे, एलिफेंट फॉल जो है किस पर है। ये कुछ चीजें जो ना जानबूझकर छोड़ी गई हैं ताकि आप लोगों से भी कुछ काम करवाया जा सके। चुलिया फॉल जो है वो कोटा में है, राजस्थान में। किस नदी पर है? चंबल पर है। धुआंधार जो है जबलपुर में है, किस पर है? नर्मदा पर है। कपिलधारा अमरकंटक, ये भी नर्मदा पर। दूध सागर गोवा में, मंडोवी रिवर पर। गोगक जो है कर्नाटका में, इसकी नदी का नाम आप लिखेंगे। डुडुमा जो है ये महाकुंड रिवर जो है, मच्छकुंड नदी है, और ये किसके बॉर्डर पर? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है उस पर। इसमें जनाब कुचिकल भी ऐड करेंगे, जोग फॉल ऐड करेंगे, कुचिकल, जोग फॉल, श्रावती रिवर। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन सा, एक वराही रिवर के ऊपर देखेंगे कौन सा है, ये आपको देखना है। ये वो चीज़ है कि देखिए अब हर चीज़ लिखने लगेंगे तो क्या तो क्विक रह जाएगा, क्या रिवीजन रह जाएगा। तो कुछ चीज़ें हम छोड़ते भी हैं इंटेंशनली, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम छोड़ना ही चाहते हैं। हमारी इंटेंशन थी कि हम बाद में आपको ऐड कराएंगे, बताएंगे। नेम्स ऑफ नेशनल पार्क ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में कई सारे नेशनल पार्क हैं। कैम्बेल वे नेशनल पार्क, गलेथिया वे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी। अब जो है ना देखिए, कैम्बेल और गलेथिया आप सोच सकते हैं कि हो सकता है अंडमान में हो, जब तुक्का लगाने की बात आए। और ये जो है ना, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी, ये थोड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंचना। और रानी झांसी जैसी, अगर मैरीन हटा दिया जाए ना, रानी झांसी मैरीन थोड़ा सा मतलब छुप भी जाए, टेंशन में छुप भी जाता है ये, तो रानी झांसी हो सकता है आप उत्तर प्रदेश में लगा दें, मध्य प्रदेश में लगा दें। लेकिन रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है आपका? अंडमान में है। और महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क भी कहाँ है? अंडमान में है। एक है सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक जो है ना, ये अंडमान की सबसे ऊंची पीक है। सैडल पीक, सबसे ऊंची पीक क्या है अंडमान की? सैडल पीक। ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, दाचीगम नेशनल पार्क। दाचीगम नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है? कश्मीर में है। और पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली दाचीगम भी जो है ना आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर। पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटका। बेतला झारखंड। एंड पंबादुम शोला नेशनल पार्क केरला। शोला से याद रखना है, शोला जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी केरला। और इराविकुलम नेशनल पार्क ये केरला में। इराविकुलम में तो हम गए थे, बड़ा अच्छा लगा था। वहीं जाके हमें पता लगा था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतनी डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन नेशनल पार्क में बहुत डिफाइंड बाउंड्री और एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। खैर हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पर एक बकरी है, उसका क्या नाम है? नीलगिरी ताहर जो है वो, उसे लोग ऐसे ढूंढ रहे थे, बहुत देर होगी हमें भी ढूंढते हुए। अब बाई चांस से जो ना वो थोड़ी देर घूम फिर के हमारे पीछे ही आके खड़ी हो गई थी। खैर हम उससे डरे, लेकिन डरने वाली चीज़ वो थी नहीं। उसके साथ फिर वही है ना जो आज की जनरेशन काम करती है, सेल्फी फोटो हमने भी लिए। अब बस इतना ही काम हमने किया। नेशनल इराविकुलम नेशनल पार्क, मुन्नार जो है बड़ी ही खूबसूरत जगह थी केरला में, वहाँ हमने ये देखा था। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, मतलब जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये जो ना कंट्रीज आपको याद करनी है। मेरे ख्याल से अगर आप गूगल कर लेंगे ना ट्रिक, तो वो ट्रिक आपको मिल जाएगी। उस ट्रिक को देख के आप करेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से निकलती है। बस इतना जरूर याद रखिए, एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ये आप इक्वेटर में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इतना बड़ा एशिया, तो वहां से तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पास होती होगी, लेकिन निकलती है सिर्फ इनमें से मालदीव्स और इंडोनेशिया एंड किरीबाती। अब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 कंट्रीज से, 3 कॉन्टिनेंट से, 6 वाटर बॉडी से। अब ये जो एशिया में तो बहुत ही ज़्यादा से निकलती है। ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड सऊदी अरेबिया। और ये इतना ही नहीं, इन जो इंडिया है, इंडिया के 8 राज्यों से निकलती है। 8 राज्यों में क्या है? GRM गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, CJ छत्तीसगढ़, झारखंड, CJW वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, ये याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट ये जरूर याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल आपका, फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 राज्यों से इंडिया में निकलती है ये। और इसके बाद हम चले इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। जो ना जनरली ऐसा पूछ लेता है कब लॉन्च हुई थी, उस स्पीच का मुख्य उद्देश्य क्या है और कब लॉन्च हुई थी। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये चीज़ आप ही देखें,
ये चीज़ आप ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे एक बार अगर बोले जनधन योजना 28 अगस्त 2014, इसके बारे में जो है ना, जनधन योजना के बारे में इसके अभी जो इसके अचीवमेंट है ना, 10 साल जैसे इसको हो गए हैं, 10 साल के अचीवमेंट की अभी रिपोर्ट आई थी। उसमें आप देखेंगे कितने खाते खुले हैं, कितनी सेविंग है, और मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, ये आप लोग देखेंगे। संसद आदर्श ग्राम योजना, क्लीन इंडिया मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर, मिशन इंद्रधनुष जो है, इसमें वैक्सीनेशन है, बच्चों को वैक्सीन लगती है। पहले 8 टाइप के थे, अब उसको कुछ बढ़ा दिया गया है इंजेक्शन को। 25 दिसंबर 2014 को ये किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को ये स्टार्ट हुआ था। बैंकिंग वाला मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे, क्योंकि भैया देखिए इकोनॉमी थोड़ी सी समझानी पड़ेगी, तो इकोनॉमी के लिए करूंगा मैं अलग से इकोनॉमी में, इसलिए बिल्कुल माफ़ी चाहता हूं। अब बैंक रेट भी बताना पड़ेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, ये मैं बताऊंगा, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। यहाँ बस आप देखिए, ये हेडक्वार्टर, या मतलब इनकी डेट पूछ लेता है जनरली। RBI जो है, RBI बना कब? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को RBI बना। हिल्टन यंग कमिटी जो थी उसकी रिकमेंडेशन पे ये बना था। उसके अगर और फिर इसको देखा जाए तो 1 जनवरी 1949, हाँ शायद, ये आप देखिएगा कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। इसका जो नेशनलाइजेशन है वो देखिएगा RBI का कब नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर एक है ICICI बना आपका जनवरी 1955 को। SBI बना आपका 1 जुलाई 1955 को। ऐसा नहीं है SBI बना, SBI पहले दूसरे नाम से था और इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जुलाई 1955 को। सिडबी जो है, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, ये बना 1990 में। RRB बने 2 अक्टूबर 1975 को। LIC सितंबर 1956 को। नाबार्ड जो है ये बना 1982 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड, इसमें जो है ना कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड, इन सब बोर्डों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक बोर्ड, हल्दी बोर्ड जो है ना, बता रहा हूँ आपसे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार वो है टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक बोर्ड, इसके बारे में ये क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, दूसरा इंडिया की इसमें क्या रैंक है, और इंडिया में फिर स्टेट की क्या रैंक है, स्टेट कौन कौन से, ये 3-4 चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो मैं यहाँ से पढ़े रहा हूँ। कॉफ़ी बोर्ड का है बेंगलुरु कर्नाटका, कर्नाटका जो है लगभग 70% कॉफ़ी इंडिया की प्रोड्यूस करता है। रबर बोर्ड जो है वो केरला में है, कोट्टायम। टी बोर्ड जो है कोलकाता में है। टोबैको बोर्ड जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश। ग्रेप प्रोसेसिंग कहाँ है, पुणे में। और नेशनल जूट बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके आगे चलते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। भाई देखिए इसे भी वो भी है तो इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ। फैक्चुअल चीज़ें बता देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल एक साथ बताऊंगा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP के द्वारा बना गया है। UNDP प्लस OPHI, ऑक्सफोर्ड जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों ने मिलकर बनाया 2010 में इसको। इसमें 10 इंडिकेटर हैं, जो आपको अगर 3 उसमें डिवाइड किया जाए, 3 पैरामीटर हैं बेसिकली, उसके अंदर 10 डायमेंशन हैं। एक तो हो गया आपका हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 चीज़ों से हटकर फिर इस चीज़ को बनाया, मतलब डिवाइड करके 10 डायमेंशन है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है ना, नीति आयोग ने इस 10 में 2 को ऐड किया है। नीति आयोग ने 10 + 2 कर दिया है। ये जो 2 है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 आप लिखेंगे अपने नोट्स में और खुद देखकर लिखेंगे कि कौन से 2 नए डायमेंशन है जो आपके नीति आयोग ने ऐड किए हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जब हम चलेंगे, इसके आगे है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रीएम्बल है वो लिया कहाँ से गया है, USA से लिया गया है। अब इसके बारे में जो ना, प्रीएम्बल के बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, इट इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है। हाँ, तो जो प्रीएम्बल है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब रिलेटेड टू दी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि ऐसा है कि इसको कोई तो कहता है भारतीय संविधान की आत्मा। ये ही फैक्ट पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा। ये कहा ठाकुरदास भार्गव ने। और M हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, इसको
सोल प्रियम्बल वॉज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई ठाकुर दास भार्गवा एंड एम हिदायतुल्ला। एन पालकी वाला जो है, ये नान पालकी वाला नहीं, एन पालकी वाला जो है, उन्होंने कहा था इट इज द इंट्रोडक्शन लेटर टू दी, मतलब इंट्रोडक्शन लेटर है टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। और के मुंशी ने कहा था, के मुंशी ने कहा था प्रियम्बल को बर्थ चार्ट है, यानी कि जन्म कुंडली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो ना कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव resolution was introduced on 13 December 1946, which was passed on 22nd January 1947. This objective resolution became the preamble. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने इसको किया था। और कब किया था? 13 दिसंबर को। और कब बना? 22 जनवरी 1947 को। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 4 कंट्रीज। ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, यहाँ आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। देखिए, अमेरिका से क्या लिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है। लैंग्वेज कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या लिया गया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और रशिया से क्या लिया गया? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इतनी बेहतरीन तरीके से, मतलब ऐसा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इट इज द ब्यूटीफुल पैचवर्क। मतलब दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको रेंसेक्ट किया गया, उनको जांचा गया, खगोला गया, और वहां से जो ब्यूटीफुल चीजें थी उसको निकाल कर एकोमोडेट किया गया इंडिया में के लिए। और ऐसा नहीं कि उसको रिजिड कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी जो चेंजिंग एस्पिरेशंस है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो रहा है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो हमारी चेंजों के हिसाब से, हमारी जरूरतों के हिसाब से वो बदल रहा है वक्त के साथ साथ। ये हो गया इंपॉर्टेंट कमिटीज रिलेटेड टू द पंचायती राज। अब क्या है ना, पंचायती राज के बारे में भी आर्टिकल जो 40 है DPSP, वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है। अब उसको बहुत सही तरीके से करने के लिए, जैसे गांधी जी का भी था कि विलेजेस क्या है, कि इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की तरह होने चाहिए, तो उसको करने के लिए क्या हुआ? सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1953 में आता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। इन दोनों की जांच पड़ताल के लिए कि ये कैसा चल रहा है, कमेटी बनाई गई, और बेसिकली फिर बनी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद आपका जो पहली पंचायत बनी, वो कहाँ पर बनी? आपकी जो बॉडी है वो नागौर। नागौर कहाँ है आपका? राजस्थान में। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, सादिक अली कमेटी 1964, अशोक मेहता कमेटी 1977, हनुमंत राव कमेटी 1983, GVK राव कमेटी 85, LM सिंघवी 86, MPK थुंगन कमेटी 1988। अब इसमें जो ना इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बलवंत राय मेहता ने 2 टियर बताया या 3 टियर बताया, एक चीज। फिर अशोक मेहता ने क्या बताया? फिर जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा भी गया है, ये पूछा भी गया है, ऐसे ही नहीं मैं ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूं, ये पूछा भी गया है। और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स के बारे में। बिल्स जो है ना, एक तो मान लीजिए आपको तो होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल ही गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल जो है ना, उसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा। मिनिस्टर के अलावा और कोई भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सरकार का पार्ट हो। जैसे मान लीजिए मनोज तिवारी हैं, वो आपके बीजेपी के MP हैं, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। अगर वो किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी वो प्राइवेट मेंबर बिल है। या फिर अखिलेश यादव, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव पार्टी का नहीं है, राहुल गांधी पार्टी मतलब गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, अगर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए प्राइवेट बिल। यहाँ तक कि इवन जो गवर्नमेंट है ना भी, उसका भी जो कोई MP है बट वो मिनिस्टर नहीं है, वो भी इंट्रोड्यूस करता है, दैट विल ऑल्सो बी अ प्राइवेट बिल। वो भी क्या होगा? गैर सरकारी विधेयक होगा। ठीक, is brought by a member of the cabinet in any house more likely to pass private member bill, ये other than the cabinet members any house chance to pass is negligible, only 14 private member bills have become law। ये बस छोटी सी कहानी थी। अब एक चीज है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल।
फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। फाइनेंस बिल में भी दो होते हैं, मनी बिल मतलब फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 2। ठीक है, इतना देखते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो है ना, इसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी हाउस में, और इसमें जो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। एक्सेप्शन याद क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, जो आर्टिकल 3 के तहत जो स्टेट का रिओर्गेनाइजेशन किया जाता है, उसका नाम बदला जाता है, कुछ करा जाता है, उसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द ओनली ऑर्डिनरी बिल विच रिक्वायर्ड द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि आर्टिकल 3 के तहत जो बिल आएगा वो है तो ऑर्डिनरी बिल, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। बस एक्सेप्शन ही वहां होते हैं, उसी पे वो खेलता है। प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर बीइंग पास बाय वन हाउस, द अदर हाउस कैन कीप इट फॉर द 6 मंथ। अब क्या है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में 6 महीने की बात कही गई है। एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस को 6 महीने के अंदर अंदर पास करना है। अगर पास नहीं किया तो फिर हो जाएगा वो लैप्स। ठीक है, मतलब नहीं लैप्स नहीं, फिर होगी उसकी बात किस चीज की, जॉइंट की, कि भैया आप जॉइंट करके बात कर लो, जॉइंट करके इस पे सहमति लेते हैं और उसमें फिर बिल होगा। जॉइंट भी जो है ना 3 बार हुआ है, 3 बार। आपका कौन सा, बैंकिंग सर्विस डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, बैंकिंग सर्विस रिपील एक्ट एंड पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है। और जॉइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल में ही हो सकती है, बस किस में हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ही। और जो एक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसको भी कोई भी मेंबर लेकर आ सकता है किसी भी हाउस में, और प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नो जॉइंट मीटिंग। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कह दिया था इट इज द मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव द कंसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। वो उस पर ये नहीं कह सकता कि भैया नहीं हो रहा, इफ द बिल इज नॉट पास बाय एनी हाउस इट लैप्सेस, पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउस, द प्रेसिडेंट हैव टू गिव द एसेंट। प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही देना है इसमें। ठीक, ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब है इसी तरह से आप फाइनेंस वाला देख ले। फाइनेंस वाले में क्या है ना, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। जो मनी बिल है उसकी मर्जी से ही इंट्रोड्यूस होगा, तो उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं, क्योंकि भाई आपकी ही तो मर्जी से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये चीज हो गया। मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ओनेगा लेक जो है रशिया में है। भाई देखिए, जब पॉलिटी की बात आती है ना और इकोनॉमी की, तो दिल जो है ना थोड़ा सा मतलब फ्लो में बह जाते हैं। जब थोड़ी सी पॉलिटी की, खास करके पॉलिटी की बात हो तो जज्बात जाग जाते हैं। कभी मौका मिलेगा पॉलिटी पढ़ाने का, पॉलिटी में बातचीत करने का, तो देखेंगे उस चीज़ को। ओनेगा जो है रशिया, माराकाइबो वेनेजुएला, 5 फ्लावर लेक चाइना, बॉइलिंग लेक डोमिनिका, अथाबास्का कनाडा। 5 फ्लावर लेक चाइना, ये कई बार पूछा गया है तो ये आपको याद होना चाहिए। माराकाइबो भी है, बॉइलिंग लेक भी है, डोमिनिका, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मेजर माउंटेन, मेजर वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एटना जो है इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, फुजियामा जापान में है, माउना लोआ हवाई आइलैंड अमेरिका में, माउंट किनाबालू आपका इन मलेशिया में, एंड अकंकागुआ अर्जेंटीना में। फैक्चुअल है, बस आपको याद करना है। जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जीरोफाइट जो है ना वो है जीरोफाइट जहां पर पानी की कमी है, मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट वो है जो पानी में फ्लडेड एरिया, वेजिटेशन ऑफ फ्लडेड एरियाज, जो जलप्लावित क्षेत्रों की वनस्पति है। मीजोफाइट जो है वेजिटेशन ऑफ टेम्परेट, मीजोफाइट टुंड्रा मतलब शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। क्रायो मीन्स होता है जो बहुत ठंडा हो, बहुत ठंडा कहाँ होगा, टुंड्रा में, टुंड्रा एंड कोल्ड रीजन का। हेलो मीन्स होता है नमक, तो वो हेलोफाइट वो जहाँ सॉल्टी एरिया हो। एंड लिथोफाइट, लिथो मीन्स होता है पत्थर, तो वो प्लांट दैट ग्रोज इन हार्ड रॉक्स। और ट्रोपोफाइट्स है बेसिकली ग्रासेस एंड प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एंड हाइग्रोफाइट्स है वेजिटेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड इक्वेटोरियल वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। लोकल विंड्स एंड एसोसिएटेड कंट्रीज, जो मैंने ये पहले भी बात हुई थी, पोहेन हो गया आल्प्स माउंटेन, मिस्त्रा राइन वैली, खामसिन इजिप्ट, बोरा इटली, हबूब सूडान, सांता आना कैलिफोर्निया, ब्लिजार्ड यूएसए कनाडा, नॉर्वेस्टर इंडिया। ये डेजर्ट है और डेजर्ट का मतलब डिक्रीजिंग साइज है। सहारा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, मंगोलिया डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट,
ये आपके इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म पारस्परिकता, पारस्परिकता में क्या है, दोनों को फायदा, भैया हमारा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा। परिजीविता में मतलब एक का फायदा एक का नुकसान कंपलसरी है। कॉमनसेलिज्म में एक का फायदा एक का कुछ भी नहीं। तो ये है म्यूचुअलिज्म में क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो भाई आप पढ़ रहे हैं, मुझे व्यूज मिल रहे हैं, तो ये हम दोनों का फायदा है। तो पैरासिटिज्म में ये खैर पढ़ाई से हम इसका एग्जांपल नहीं जोड़ेंगे। पैरासिटिज्म में वो है जो खून चूस ले, आपने देखा भी होगा। परिजीविकता, एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाकर लाभ लेता है, जैसे कुछ परजीवी कीट। और कमेंसलिज्म, एक को फायदा होगा और एक को ना तो कुछ फायदा होगा ना कुछ नुकसान होगा, और इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, जैसे कुछ एपिफिटिक पौधे वृक्ष को नुकसान पहुंचाए बिना उस पर उगते हैं। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी। अब जना देखिए कितना टाइम हो गया, आधा घंटा। म्यूचुअलिज्म, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी, ये दो टॉपिक। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू डाइवर्सिटी वाला आप देखेंगे, ये इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और इन एक्स सीटू वो है इनमें जिस जो वहीं पर हो रहा है एक्स में बाहर ले जाकर करेंगे। इनमें जैसे कि आपका नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरी है, सेक्रेड ग्रोव्स है, जो वहीं पर है नेचुरल उसमें है। एक्स सीटू जैसे कि आपका सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, बोटेनिकल या जोलॉजिकल पार्क हो गए, चिड़ियाघर, जू पार्क, ये सारी चीज़ें हैं। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके कुछ एरिया होते हैं जो बिल्कुल अंदर है, वो कोर है। फिर बफर जोन है, बफर के बाद ट्रांजिशन जोन है, सीबीटी, सीबीटी, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में कोई एक्टिविटी नहीं, बफर जोन में साइंटिफिक या मॉनिटरिंग ट्रेनिंग के लिए हो सकता है, और कुछ टूरिज्म फैसिलिटी। ट्रांजिशन में यहाँ कम्युनिटी एरिया वेयर कम्युनिटी एंड सोशो कल्चरल एक्टिविटीज एंड ह्यूमन कैन टेक प्लेस, ये यहाँ पर होता है। जो मैंने अभी छोड़ा है ना डाइवर्सिटी के बारे में, ऐसा नहीं मैं छोड़ के भाग गया हूँ, मैं कराऊंगा, लेकिन मुझे पता है ना कि वो कब कराना है, तो थोड़ा सा उसको ज़रा ठीक से हम देखेंगे। ये एजुकेशन के बारे में है, एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1835 से ही स्टार्ट हुआ है, 1813 में भी ये कहा गया था कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। और 1823 में एक ओरिएंटल कुछ करके कमेटी बनी थी, उसकी भी कुछ रिकमेंडेशन थी। और फिर बाद में 1833 वाला एक्ट हुआ, और फिर ये आया मकौले फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एजुकेशन एक्सपेंडिचर। मकौले डिक्लेरेशन, इसने बेसिकली डिबेट चल रही थी इंग्लिश और ओरिएंटल के, इंग्लिश में कराया जाए या लोकल लैंग्वेज में कराया जाए, तो इंग्लिश की जीत हुई थी अल्टीमेटली, फिर मकौले ये हुआ। और वुड डिस्पैच जो है 1854 में, रिकमेंडेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल। फिर इसके बाद में 54 के बाद में हंटर ने जो बेसिकली है ना जो प्राइमरी एजुकेशन उसकी बात की थी। और फिर आपका 1902 में रेलिक कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी कमीशन 1900 इसमें, और इसके वजह से यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म किए गए। बेसिकली ये नहीं था कि एजुकेशन को रिफॉर्म करना था, यूनिवर्सिटीज़ गढ़ बन गई थी नेशनलिज्म का, तो उसको कंट्रोल करना था। फिर एक है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, माइकल सैंडलर के अंडर, स्टडिंग द कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये चीज़ थी यहाँ पर। देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं इसको फिर आगे जल्दी, मैं आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको करा दूंगा टाइम से। और आप हमारा ये जो यूपीपीसीएस का 25 दिन का एक्सप्रेस बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 20 बाइलिंगुअल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें पिछले 12 सालों के पीवाईक्यू, यूपीपीसीएस के आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें सीसेट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यही नहीं, आपकी चाहे तो आई दृष्टि हो, चाहे आपकी घटनासार हो, और जो हमारी खुद की मैगजीन है प्रहार मैगजीन, उसके बेस्ड करंट अफेयर भी कराए जाएंगे, और साथ ही साथ प्रहार मैगजीन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये सब जो है सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपये में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं हमारे इस बैच से जुड़कर, तो आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग है वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो बस इतना ही आज के लिए। मैं बस अब आपसे बस मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं आज क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।